Hello everyone, I hope you guys are doing well and you guys are safe. So today let us continue with our chapter, with the first chapter of class 12 geography, human geography, nature and school. So before starting, let us revise whatever we have learned so far. So first let us start with the agreements. तो फर्स्ट एग्रीमेंट दैट वाज बीइंग मेड इज इंटीग्रेटिव का मतलब होता है कि जब सब चीज़ें ना जियोग्राफी जो ब्रांच है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल जियोग्राफी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मिलिट्री के बारे में पढ़ते हैं. उसके बाद जियोग्राफी का कुछ ब्रांच है जो सोशियोलॉजी, जो हिस्ट्री, जो पॉपुलेशन से डील करता है, जो सॉइल से डील करता है. तो इस तरह जियोग्राफी बहुत सारे सिस्टर डिसिप्लिन्स को एक साथ लाता है. सेकेंड इज एम्पेरिकल यानी जियोग्राफी डाटा, हम लोगों के पास जो भी जितना भी डाटा अवेलेबल होता है उन सब का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार करता है, कंक्लूजन्स डिराइव करता है उस डाटा के थ्रू. थर्ड वन इज प्रैक्टिकल मतलब जियोग्राफी को हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल by knowing the quality of soil or by knowing which type of soil it is. Suppose black soil, black soil, it is very suitable for cotton cultivation. तो अगर हम लोगों को अगर नॉलेज है ब्लैक सॉइल के बारे में तो हम लोगों के लिए कॉटन कल्टीवेशन और भी अच्छा बेहतर कर सकते हैं. सो लाइकवाइज प्रैक्टिकलिटी, जियोग्राफी का प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं. लोग एग्री करते हैं, जो जियोग्राफर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो इन तीनों प्रिंसिपल से एग्री करते हैं जियोग्राफी का. और जियोग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज़ फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी. फिजिकल जियोग्राफी जहाँ पे हम लोग नेचुरल चीज़ें, जैसे फिजिकल जो चीज़ें अवेलेबल होती है जैसे कि प्लांट्स, माउंटेन्स, सॉइल, इन सब से डील करते हैं. और ह्यूमन जियोग्राफी जिसमें कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड का इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में. नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स. अभी एग्रीमेंट्स जान लिया हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने जियोग्राफी के डिविजन्स भी जान लिया. अभी अगर सपोज किसी चीज़ के लिए अगर कोई एग्री कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लाइक प्रोस एंड कॉन्स होता है सब चीज़ का. जैसे तो वैसे ही एग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स दोनों प्रेजेंट किया गया है जियोग्राफी के लिए. तो आर्ग्यूमेंट्स ये है कि नोमोथेटिक होना चाहिए कि या आइडियोग्राफिक होना चाहिए जियोग्राफी. नोमोथेटिक मतलब एग्जिस्टिंग लॉज पे काम करना, ओके. और आइडियोग्राफिक मतलब हम लोग नया लॉज बनाएंगे और नया लॉज के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझेंगे. सेकेंड इज रीजनल और सिस्टमेटिक. रीजनल मतलब क्या होता है, एक पार्टिकुलर रीजन में हम लोग सब एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं. जैसे उस पार्टिकुलर रीजन का पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, उस पार्टिकुलर रीजन का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है, उस पार्टिकुलर रीजन में कितना पॉपुलेशन है, ये हम लोग रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. सिस्टमेटिक में सपोज हम लोगों को नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना होता है तो हम लोग पूरा वर्ल्ड में कितना नेचुरल वेजिटेशन है, कहाँ पे कैसा नेचुरल वेजिटेशन है, उससे डील करते हैं. और उसके बाद ज्योग्राफी हम लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी से कंपेयर किया गया. जैसे कि फॉर एग्जांपल फेस ऑफ द अर्थ यानी जो हम लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था और शायद लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था. क्लास 6-7 से स्टार्ट होते ही हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था. किसके बारे में, क्रस्ट, मेंटल, कोर. तो वो होता है फेस ऑफ द अर्थ. माउथ ऑफ द रिवर यानी तब जब एक छोटा सा रिवर एक बड़ा रिवर से मिल जाता है. तो ऐसा करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट. नाउ सो टुडेज टॉपिक इज naturalization of human and humanization of nature. Plus we are going to discuss what neo-determinism or middle path means. तो अभी हम लोगों को पता है कि कुछ भी डेवलपमेंट होने के लिए हम लोगों का टेक्नोलॉजी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी प्लेज अ की रोल इन डेवलपमेंट, ओके. तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कब हुआ था, ये उस टाइम का बात है जब ह्यूमंस नेचर से डरते थे इन द सेंस नेचर को वर्शिप करते थे, उसकी पूजा करते थे, रिस्पेक्ट करते थे. तो अभी हम लोगों को और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब कि हम लोगों ने नेचर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू काबू कर लिया है, या साइंस को समझ के हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के थ्रू जो नेचर पे काबू कर लिया है. जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल किसी जगह में साइक्लोन आने वाला है तो हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑलरेडी जान सकते हैं कि उस जगह में साइक्लोन आने वाला है, तो उस जगह में रहने वाले लोग दूसरे जगह में जाएंगे या ऐसा कुछ हो सकता है. क्योंकि अभी
नेचर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर लिया है कि अभी हम लोग नेचर को लाइक अपने हिसाब से चलाने लगे. ओके, so now let us try to understand the concepts of naturalization of human and humanization of nature with the help of examples. Okay, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में एक लड़की के बारे में. तो बेंडा एक लड़का है. ओके, और वो उसका घर फॉरेस्ट में है. जैसे हम लोगों के ऑफ कोर्स आप लोगों का फोर फादर्स जो है वो जंगल में रहते होंगे या आप लोगों ने ऐसा सुना होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, बेंडा उसका फैमिली जो है वो जंगल में रहता है. ओके, तो जंगल में उसका विलेज के लोग रहते हैं और जंगल में सिर्फ 3 हट्स है. उनका विलेज सिर्फ 3 हट्स का कंसिस्ट करता है. तो वो जंगल में अभी उसका घर ऑलरेडी जंगल में है. ओके, उसका घर ऑलरेडी फॉरेस्ट में है, लेकिन वो फिर से जंगल में निकलता है कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए, गजरा एंड कुचला. तो ये हर्ब्स है और ये हर्ब्स कुचला ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब है. ओके, अगर आप लोगों को सपोज अगर कोई सांप वगैरह काट लेता है तो इस हर्ब का यूज़ किया जा सकता है, कुचला. तो क्या होता है, तो वो बेंडा जैसे जैसे फॉरेस्ट में बढ़ता है ना, फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता है. ओके सॉरी, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि बेंडा जहाँ अभी फॉरेस्ट में रहता है उसका विलेज जो है सिर्फ 3 हट्स का कंसिस्ट करता है और उसकी विलेज के लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं. ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह में थोड़ा यूज़ किया, बर्न करके उसको यूज़ किया, फिर उसको सॉइल फर्टाइल होने के लिए दिया, उसके बाद दूसरे जगह में जाके बर्निंग करके कल्टीवेशन शुरू किया, ऐसा. तो वो जैसे फॉरेस्ट में जाता है वो बहुत थैंकफुल होता है कि उसको इन लाइक ट्रीज़ के बीच में पलने को मिला. माहुआ, पलाश, साल, ये सब ट्रीज़ है, ये सब बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और इनका वुड जो है हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है. हम लोग यूजुअली भी बहुत यूज़ करते हैं. ओके, इन सब वुड को. तो क्या होता है, बेंडा जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ रहा है ये सब हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए, गजरा और कुचला, उसको ये ट्राइबल फेयर के लिए चाहिए. ओके, वो लोग का वहाँ पे जो ट्राइबल फेयर होता था पहले, तो जैसे हम लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो वैसे उन लोगों का भी वो ट्राइबल फेयर होता था जिसको मधाई बोलते हैं उन लोगों का लैंग्वेज में. ओके, तो वो जैसे जैसे ढूंढता है, इन सब हर्ब्स को ढूंढता है, तो उसको प्यास लगने लगता है. तो वो पानी पीने के लिए एक नदी के सामने में रुकता है और वो पानी पीने से पहले वो बहुत थैंकफुल होता है किसी एक लोई लुगी बोल के एक गॉड है जो मे बी उसका क्या बोलते हैं नदी का या पानी का गॉड होता है. तो वो थैंकफुल होता है. उसके बाद थोड़ा देर बाद ही उसको अचानक से एक आवाज़ सुनाई देता है एंड वो ग्रासेस के बीच में छुप जाता है क्योंकि उसको पता है कि आउटसाइडर्स है जो आए हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो वो मे बी देना नहीं चाहता है. तो आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या हम लोग डिराइव कर सकते हैं. इसलिए देखो, he was so thankful for those trees that he got a chance to grow up amidst this trees, mahua, palash, sal, and he is also thankful to the god Loi Luki. तो उनका प्यास मिटाने के लिए तो वो थैंकफुल है. वो प्लांट्स के लिए थैंकफुल है, वो वाटर के लिए थैंकफुल है. तो ऐसा लाइफ था. दैट वाज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. पीपल वर अफ्रेड ऑफ नेचर्स फ्यूरी, सो दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. ओके, आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर. तो अभी हम लोग ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में हम लोगों ने एक लड़के का एग्जाम्पल लिया था. अभी हम लोग कैरी का एग्जाम्पल. कैरी एक लड़की है अपनी 58 में. ओके, शी इज़ 58 years ओल्ड. तो वो एक डेवलप नेशन से बिलोंग करती है जो कि है ट्रोंडहेम. आई गेस ये यूरोप ऐसे साइड में होगा. मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है इस जगह पे. तो क्या होता है, ये डेवलप कंट्री से है. ओके, और ये एक वर्कर है, ऑफिस वर्कर, मे बी ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है. तो क्या होता है, विंटर्स, ट्रोंडहेम में विंटर्स बहुत हार्श होता है. चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ऐसा हालत हो जाता है. और उसमें आप नॉर्मल कार्स का जो नॉर्मल टायर्स होते हैं वो वाला यूज़ नहीं कर सकते. वो बर्फ़ में जाने के लिए हम लोगों को स्पेशल टायर्स की ज़रूरत है. तो उसके पास ये स्पेशल टायर्स अवेलेबल है. उसके बाद उसका ऑफिस में हीटर है
उसको ठंडा, ऑल्दो वो ठंडा जगह है, उसको ठंडा जगह वो ठंड सहना ही नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। सेकेंड इज ग्लास डोम। उसका जो ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लास डोम है, जो विंटर्स में होने से गर्म होता है और क्या बोलता है समर में होने से लाइट उसके थ्रू आ सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद एडिक्वेट लाइटनिंग है, ऑफिस है तो ऑब्वियसली लाइट्स बहुत होंगे। ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ओके, ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट्स जो गर्म एरियाज में पाया जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज में। तो ट्रोंडहेम जो कि बहुत ठंडा जगह है, लेकिन फिर भी वो ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, बनाना, कीवी, इन सब फ्रूट्स को एडिक्वेट लाइटनिंग चाहिए, एडिक्वेट सनलाइट चाहिए। तो ये सब फ्रूट्स, ऑल्दो ट्रोंडहेम में विंटर्स बहुत हार्श होता है, बहुत ठंडा जगह रहता है, समर्स बहुत कम, मतलब लाइट्स जो है, सनलाइट जो है बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंजॉय कर पाती है। फिर फिफ्थ है कैन नेटवर्क टू कलीग्स इन न्यू दिल्ली। ओके, अभी एक क्लिक से, अभी हम लोगों ने मूवीज़ में या कहीं पे भी ना, हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं कि हम लोग मूवीज़ छोड़ो, हम लोग अपना रियल लाइफ में, हम लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में पूरा दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों के साथ वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। तो वैसे ही एक क्लिक के थ्रू वो अपने कलीग्स, ऑल्दो वो ट्रोंडहेम से बिलोंग करते हैं जो कि यूरोप में है, लेकिन वो एक क्लिक के थ्रू वो न्यू दिल्ली से अपने कलीग्स के साथ कांटेक्ट कर सकती है। उसके बाद मॉर्निंग फ़्लाइट टू लंदन। ओके, वो ट्रोंडहेम में रहती है अपना वर्क की वजह से, लेकिन वो मॉर्निंग फ़्लाइट लेती है लंदन को हर सैटरडे संडे आई गेस, तो सीरियल्स देखने के लिए, अपना फेवरेट सीरियल देखने के लिए। और ऑल्दो शी इज़ 58 बट शी लुक्स लाइक समवन हु इज़ इन हर 30s। तो देखो, now can you spot the differences? Okay, I'm not talking about the way this flow charts and this thing is written, but rather I'm talking about the actual differences. यहाँ पे देखो बेंडा कैसे नेचर से डरता था, ओके, और कैरी अभी कैसा नेचर पे हम लोगों ने जैसा काबू कर लिया है, नेचर हम लोगों के ऊपर कंस्ट्रेंट्स डाल रहा है। विंटर्स में हम लोग हीटर्स का यूज़ करके, ग्लास डोम का यूज़ करके ट्रॉपिकल फ्रूट्स खा पा रहे हैं विंटर्स में। Isn't that amazing? ओके, अमेजिंग भी नहीं है, बट देन दिस इज व्हाट ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज। हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नेचर पे कंट्रोल पा रहे हैं। ओके, नाउ दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज इम्पैक्टेड अस। अर्लियर वी वर अफ्रेड ऑफ नेचर, वी वर ऑलवेज अंडर नेचर्स फ्यूरी। अगर कहीं नेचर से कुछ हो जाए, जो नेचर हम लोगों से बुरा मान जाए, ऐसा हम लोग सोचते थे। बट देन अभी ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में क्या होता है, ये इसका कोर कंसेप्ट क्या है कि हम लोगों ने नेचर पे कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू काबू कर लिया है। अभी अगर एक मिडिल पाथ होता तो कि पूरा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जिसमें ह्यूमंस को नेचर से डर के भी नहीं रहना पड़ता और यहाँ पे नेचर का कोई थ्रेट भी नहीं होता, तो ऐसा एक पाथ के लिए ग्रिफिथ टेलर, not Taylor Swift but Griffith Taylor. Okay, Griffith Taylor, he is a geographer. Okay, और उन्होंने एक पाथ प्रपोज किया, मिडिल पाथ, जिसको हम लोग न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं, और इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों को बोला है। किसका एग्जाम्पल? एक ट्रैफिक सिग्नल का, ट्रैफिक लाइट। अभी देखो, अभी हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, इवन आजकल छोटे छोटे टाउन्स में भी होने लगा है ट्रैफिक लाइट्स। रेड लाइट, एम्बर लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट स्टॉप, ग्रीन लाइट जा सकता है गाड़ी, एम्बर लाइट दोनों का बीच का। तो इसी तरह हम लोग भी एम्बर लाइट की तरह बन सकते हैं, रेड लाइट, जहाँ पे हम लोग लाइक एक्सट्रीमली नेचर से डर रहे होते हैं, या फिर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी ना हो, जिसमें हम लोग नेचर पे पूरा काबू कर रहे हैं। ऐसा एक मिडिल पाथ एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें नेचर और ह्यूमन दोनों अच्छे से को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर, कोई भी एक दूसरे के ऊपर काबू नहीं कर रहा है, ना नेचर हम लोगों के ऊपर काबू कर रहा है, ना ह्यूमंस नेचर के ऊपर काबू कर रहा है। तो ये है कोर कंसेप्ट, कोर प्रिंसिपल न्यू डिटर्मिनिज्म का। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, टुडेज लेसन। थैंक यू फॉर योर टाइम।